सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल फाइन फाइन। सो गाइस, ये लेक्चर जो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। मैं थोड़ा बिजी था एंड अभी बिजी रहूँगा। ठीक है, तो जब भी टाइम मिलेगा तो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। यार एग्जाम है अभी थोड़ा, ठीक है, एग्जाम चल रहा है तो आई थिंक फरवरी तक थोड़ा बिजी रहूँगा। ट्राई करो कि खुद से पढ़ पाओ एंड मैं जितना हो सकता है मैं उतना करूँगा। ठीक है, मैं अपना मैक्सिमम दूंगा। बट ठीक है, मतलब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोगों ने वेक्टर के अंदर जो भी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इसका एग्जाम्पल और हर एक चीज़ हमने इसके बारे में देखा था। ठीक है, बेसिक से एंड नोटेशन वगैरह भी देख लिया था हमने। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सो वेक्टर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है? सो मॉडुलस ऑफ वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड को शो करता है। मैग्नीट्यूड मतलब सिंपल से, जैसे कि कोई वेक्टर है, मान लीजिए कोई वेक्टर दे रखा है ए इजकल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ये एक वेक्टर है। वेक्टर मतलब कि हमने ये भी देखा था इस तरीके से, ये अपना एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन शो करता है। ये सब आगे अभी देखेंगे अपन, लेकिन हमने देखा है ये सब। ठीक है, हमने इसको पढ़ रखा है। और ये वाई की तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप एंड के जेड की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप अभी लिख लो। ठीक है, कि एक्स की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है, मतलब जो डायरेक्शन को शो करता है, कि एक्स की तरफ आई कैप लिखेंगे और वाई की तरफ जे कैप लिखेंगे एंड जेड की तरफ के कैप लिखेंगे। ठीक है, उस तरह से अगर माइनस एक्स होगा तो माइनस आई कैप, माइनस अगर वाई होगा तो माइनस जे जे कैप एंड फिर जेड के साइड उसी तरीके से। ऐसा होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये जो जेड माइनस होगा ना, वो आप, ये जेड प्लस है जो आपकी तरफ है। आप जैसे बोर्ड पे जैसे आप देख रहे हो, ये वाला जो वीडियो देख रहे हो उसके आपके साइड आता हुआ दिखेगा। ये जो जेड एक्सिस है ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसा आता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये बाहर आपकी साइड आता हुआ दिखेगा। लेकिन ये 2D प्लेन, ये जिस पे आप देख रहे हो वो 2D है, तो इसलिए आपका पेज वगैरह ये सब 2D है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैं अगले वीडियो में मैं आऊँगा, फेस मेरा आएगा तो उसमें मैं थोड़ा पेन से अच्छे से समझा पाऊंगा। बट ये जो जेड है ना, ये जेड एक्सिस है, ये आपको आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा। इस परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। आप इस पॉइंट पे पेन रखो। ठीक है, इस पॉइंट पे पेन रखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो जो पेन का डायरेक्शन है वही प्लस जेड होगा एंड उसके जस्ट अपोजिट माइनस जेड, मतलब अंदर की तरफ, उसके नीचे जो है अंदर की तरफ होगा माइनस जेड। तो उस डायरेक्शन जो है माइनस के कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, मतलब ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और एक और बात, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे। ठीक है, यूनिट वेक्टर कुछ भी है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, याद रखना, हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये जो है आई एक्स की तरफ शो करता है, आई जो एक्स की तरफ, डायरेक्शन एक्स की तरफ, एंड के जो है जेड डायरेक्शन में, एंड वाई जो है जे, मतलब जे जो है वाई डायरेक्शन में। ठीक है, यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड जो हमेशा 1 होता है यूनिट वेक्टर, ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। बच्चे भूल जाते हैं, उनको याद भी नहीं रहता। ठीक है, कहाँ गया यार? हाँ, सो मतलब इसको थोड़ा सा याद रखना। तो हम लोगों ने ये सब देखा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो इसी तरीके से मैंने कुछ एक वेक्टर लिखा था यार, भूल गया। सो ये वेक्टर है, मान लीजिए, और 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस कुछ भी हो सकता है, माइनस 5k कैप। ठीक है, तो ये देखो, तो ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट है। इसको लिखो x कंपोनेंट एंड ये जो है आपका y कंपोनेंट एंड ये आपका z कंपोनेंट। तो अब देखो, z की तरफ k कैप आ रहा है, हमेशा ये रहेगा। ठीक है, और y की तरफ y कंपोनेंट में j कैप आ रहा है एंड x कंपोनेंट में i कैप आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से होता है। तो ये जो है वेक्टर है। ठीक है, तो ये i कैप j कैप जो है यहाँ पे शो कर रहा है कि डायरेक्शन क्या है वेक्टर का। एंड ये 2 3 एंड 5 ये क्या शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है इस तरीके से। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसका जैसे मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। इस ए का अगर कुछ ए ऐसे दिया हो, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5 कैप 5k कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा कुछ इस तरीके से निकालते हैं, सिंपल सा स्क्वायर करके, 2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर और प्लस
ये अंदर में -5 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -5 होल स्क्वायर। तो इसको सिंपल सा करोगे, कैलकुलेट कर लोगे तो 4 + 9 + 25 -5 का होल स्क्वायर, सिंपल सा 20 जो भी आएगा यहाँ पे आप लिख सकते हो। और यही जो है मैग्नीट्यूड आएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। एंड डायरेक्शन तो ये तीनों मतलब 3D में है तो कुछ इस तरीके से होगा इसका। ये x में 2 मतलब 2, -3 ऐसे लिख सकते हो आप। इसका कोऑर्डिनेट अगर इस पॉइंट को देखें कि ये है कहाँ ये वेक्टर, तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, -z माइनस जेड एक्सिस की तरफ है, और y में 3 है एंड x में जो है 2 है, y में 3 एंड z जहाँ पे भी होगा उधर जो है माइनस है। ठीक है, z इधर होगा, -5 होगा। तो ये जो है इसका कोऑर्डिनेट भी, इसको वेक्टर से अपन कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट का निर्देशांक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो है इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एंड ये है वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ठीक है, तो मॉडुलस जो है, ये है मॉडुलस साइन इसको बोलते हैं। ये जो है क्या है, मॉडुलस साइन, यही जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करता है। ये सब देखा था, ये देखो मैंने बताया था कि जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप एंड जेड एक्सिस की तरफ के कैप, एंड उसी तरह से निगेटिव वाई में -j, निगेटिव एक्स में -i। ठीक है, और वेक्टर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, दो चीज होता है वेक्टर में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, एंड ये क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन दैट इज वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हुआ, अगर डायरेक्शन फाइंड करना है अपने को, तो डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया, इस मैग्नीट्यूड को उस साइड लेकर के जाओगे तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, डायरेक्शन। और इसी को बोलते हैं अपन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ही क्या डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई है, आई जे के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ, तो वो जो है यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है हमेशा। उसी तरह से जब ये यूनिट वेक्टर, जब जैसे जब आप वेक्टर डिवाइडेड मैग्नीट्यूड कर दोगे तो वो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। एंड जब जो ये वेक्टर, ये भी तो एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये भी तो एक वेक्टर ही है ना। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आई कैप जे कैप ये सब होगा। तो इसका जब मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे ए का, तो वो भी जो है 1 आएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से अपन देखते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, एंड ये हमने एग्जांपल भी किया था किस तरीके से यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो ये आपको कोई वेक्टर दिया है, इसमें देखो अब इसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ही है। कोई भी वेक्टर हो सकता है, उसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट भी हो सकता है, जैसे ये हो गया, इसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही है। तो उसी को अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये फाइंड करना है तो सिंपल सा 4 का होल स्क्वायर, जो कंपोनेंट होगा उसको फाइंड कर सकते हैं, उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर करके। ये सिंपल सा 4 आ जाएगा बाहर। मान लीजिए ये है, तो इसका कैसे फाइंड करोगे, जो कैपिटल है पहले से दे रखा है, तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सिंपल से कौन कौन सा है, 3 4 है, 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो सिंपल से क्या हो जाएगा, √16 + 9 दैट इज √25 मतलब 5 आ जाएगा। तो ये वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ ए हो गया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि तीनों कंपोनेंट, दो कंपोनेंट भी, जैसे एक्स और वाई यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे एक्स था, सिर्फ वाई भी हो सकता है, सिर्फ जेड भी हो सकता है। इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है अपने को, हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। सो वेक्टर अपने पास है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, पहले तो हमने वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा। वेक्टर क्या होता है, सॉरी, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो है वेक्टर हो गया। वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। तो अपने को क्या, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन, ये क्या है, यूनिट वेक्टर बोलो या फिर डायरेक्शन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको फाइंड करना है अपने को। तो क्या करेंगे, इसको इधर छोड़ दो एंड मैग्नीट्यूड को इस साइड ले लो, मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर अपने को मालूम है क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। तो वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय, अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड वही सिंपल सा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू, कर लो 4 होल स्क्वायर प्लस 3 हमने निकाला, यहाँ पे 5 आ रहा है, डिवाइडेड 5 कर दो। तो यहाँ पे जब ए निकालोगे, ए आई कैप, सॉरी ए कैप निकालोगे जब, तो यहाँ पे सिंपल सा 4 डिवाइडेड बाई 5i कैप प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 जे कैप। तो ये जो है आपका यूनिट वेक्टर है, एंड ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर क्या है। यही बताता है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए जो है, इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्शन को। ठीक है, एंड इसको यूनिट वेक्टर भी फाइन बोलते हैं।
इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, देखते हैं चेक करके एक बार। 4/5 होल स्क्वायर प्लस 3/5 1 आना चाहिए, ठीक है। स्पेस का थोड़ा सा वो है, ठीक है। तो ये जो है आप करोगे तो 1 आ जाएगा शायद। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 16/25 प्लस 9/25, ये रूट अंडर में है। तो मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, रूट अंडर यहाँ से करना है 16 और इसको 25 एलसीएम लोगे तो 16 प्लस 9 दैट इज रूट अंडर 16 प्लस 9 25 डिवाइडेड बाई 25, ऑलरेडी यहाँ पे है 25। तो ये क्या है, देखो अब यहाँ पे 1 आया ना, रूट अंडर 1 मतलब 1। अब इस ये क्या है, 1 जो है इसका मैग्नीट्यूड है, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो मैंने क्या बोला था, ये 1 क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, दिस यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे भी फाइंड करो, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 1 आएगा। देखा हमने कैसे फाइंड किया मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, पहले तो यूनिट वेक्टर फाइंड किया, फिर हमने चेक किया कि इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो 1 है कि नहीं है। अगर 1 नहीं आएगा तो समझ लो कि ये जो यूनिट वेक्टर आपने फाइंड किया वो गलत है, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने देखा था, मैं थोड़ा सा आपको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। और टाइप ऑफ वेक्टर भी हमने देखा था कि लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, फ्री वेक्टर, लोकलाइज। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री एंड लोकलाइज वेक्टर, ठीक है। मतलब वेक्टर को अपन जो है ऐसे आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, इसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको रोटेट कर सकते हैं, मतलब रोटेट तो नहीं, रोटेट करोगे तो उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, बट उसको जो है एक प्रॉपर्टी है वेक्टर का, ये वाला रोटेट छोड़ दो, उसको जो है इसके लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग, ये वेक्टर, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या ये है, तो इसके लॉन्ग इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो आगे पीछे, एंड इसके पैरेलल भी आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो बिना ओरिएंटेशन चेंज किए हुए। ये मान लीजिए थीटा है, ओरिएंटेशन मतलब इसका एंगल बिना चेंज किए, तो ये हमेशा थीटा ही होना चाहिए। आप पैरेलली इसको ले जाओ या फिर आगे ले जाओ, ये हमेशा थीटा होना चाहिए, एंगल चेंज नहीं। एंगल चेंज होगा तो स्लोप ही चेंज हो जाएगा, स्लोप चेंज मतलब वेक्टर चेंज होगा, मतलब डायरेक्शन ही चेंज हो गया ना वेक्टर का, वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, एंड उसको आप पैरेलल ले जा सकते हो, एंड उसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो। ये वेक्टर का बहुत मतलब खतरनाक प्रॉपर्टी है ये, इसी से बहुत सारा प्रॉब्लम निकलता है, ठीक है। फिर हमने निगेटिव वेक्टर के बारे में देखा था, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। एंगल थीटा है, कोलिनियर बोल लो या फिर पैरेलल बोल लो, निगेटिव मतलब एंटी पैरेलल बोल लो इसको, एंटी पैरेलल या फिर निगेटिव एंटी पैरेलल भी इसको बोलते हैं। तो ये हमने देखा था। फिर इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने क्वेश्चन भी करा था। अब इक्वलिटी ऑफ वेक्टर होने के लिए इक्वल मैग्नीट्यूड, दे आर पैरेलल एंड दे आर हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब ये एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, इधर जा रहा है ये नहीं कि एक इधर जा रहा है, ऐसा नहीं होता, ये जो है इक्वल नहीं होगा, ये अपोजिट हो गया फिर। तो मतलब इक्वल वेक्टर का एग्जांपल अगर अपन देखें, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई वेक्टर दे रखा है, ए इज इक्वल टू मान लीजिए कि एक्स आई कैप, सॉरी एक्स आई कैप प्लस 2j कैप, एंड तीसरा कोई दे रखा है 4k कैप, ठीक है। एंड वेक्टर बी दूसरा कोई दे रखा है 3i कैप प्लस वाई प्लस 2j कैप एंड प्लस z-1k कैप। ये z है, 2 नहीं है, ये z-1k कैप। तो बोल दिया कि इफ वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल, बोल रहा है क्वेश्चन है कि इफ वेक्टर दे रखा है ये ए एंड बी, एंड बोल रहा है कि इफ वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्या करेंगे, इस वेक्टर को इक्वल कर देंगे, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी है, ये तो अपने को दे रखा है, तो कर दो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। तो करोगे वेक्टर ए की जगह पे रख दोगे जो हमको दे रखा है 2j कैप प्लस 4k कैप, एंड वेक्टर इक्वल है तो इक्वल कर दो। तो वेक्टर बी की जगह फिर क्या रखोगे 3i कैप प्लस 4 प्लस 2j कैप प्लस z-1, जो जो दे रखा है उसको रख देना, बस क्वेश्चन को सही से पढ़ो, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आएगा, 2 बार 3 बार। मतलब बच्चे क्या करते हैं ना, मतलब आजकल के बच्चे मतलब जो है उनको कंसंट्रेशन बन ही नहीं पाता, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऑनलाइन के ज़माना में तो क्या है, मतलब मैं इसको थोड़ा सा डाउट भी लगता है कि जो पढ़ता है बच्चा वो सही से पढ़ पाता ही नहीं, क्योंकि यार मतलब जो कंसंट्रेशन का जो टाइमिंग होता है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है अभी, बच्चे ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और ड्यू टू लाइक ऐड हो गया या फिर कुछ भी आ रहा है, मतलब ऐसे करके। तो थोड़ा सा इस सब चीज़ से बच के रहो, एंड क्वेश्चन को और किसी भी कॉन्सेप्ट को एकदम
एक अलग लेवल पे जाकर के पढ़ो उसको, ठीक है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, एक बार में नहीं आ रहा, 2 बार में नहीं आ रहा, 3 बार 10 बार पढ़ो उसको, ठीक है, फिर जाकर के आएगा समझ में और अच्छे से आएगा समझ में, वो आपको जो है लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, ठीक है, हमेशा काम देगा वो। तो उस तरीके से पढ़ो, ठीक है। इस क्वेश्चन से ही तो आंसर आता है ना, मतलब जो दे रखा है उसको लिख दो, बस वही काम हो जाएगा, फिर एक दो कैलकुलेशन कर दो, बात खत्म। तो यहाँ पे इक्वल दे रखा है तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी किया, और वेक्टर ए जो है दे रखा था ये वाला, ये था वेक्टर ए, एंड वेक्टर बी ये था, तो हमने कर दिया। अब इक्वल है तो देखो, तो जो यहाँ पे होना चाहिए आई के कोफिशिएंट में, वही इधर भी आई के कोफिशिएंट में होना चाहिए, तभी तो वेक्टर इक्वल होगा। फिर उसी तरह से जो जे का कोफिशिएंट है, वही इधर भी जे का कोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ आई जे के और एलएचएस में, मतलब इधर एंड इधर जो है बराबर होना चाहिए, मतलब z-1 जो है इस 4 के बराबर होना चाहिए, के का कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट और जे का कंपोनेंट एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला कंपोनेंट इसको बराबर को दिस इज इक्वल टू दिस होना चाहिए, इक्वल अगर वेक्टर है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल सा 3 आ गया। फिर सेकेंड आई वाले को मैच कराओ, सॉरी जे वाले को, तो 2 इज इक्वल टू जो है y+2 होना चाहिए, तो y इक्वल टू क्या, सिंपल सा 0 आ जाएगा, तभी जाके ये x और x का वैल्यू 3 होगा, y का वैल्यू 0 होगा, एंड z को करो पहले, z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू z के लिए z-1 मतलब z इक्वल टू 5। तो मतलब अब देखो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 5 होगा, तभी जाकर के वेक्टर a एंड दिस वेक्टर b इक्वल होगा। x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 5 होगा, तभी जो है वेक्टर a एंड b जो है इक्वल होगा, अगर कुछ ऐसा दे रखा है तो। अगर मान ली y इक्वल टू आप 1 फाइंड करते हो, अब रख करके देखो इक्वल ही नहीं होगा, ये बराबर ये नहीं होगा, ये बराबर ये नहीं हो पाएगा, ये बराबर ये नहीं हो पाएगा, तो वेक्टर इक्वल ही नहीं हुआ। तो इसलिए जो है आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, x का वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है, इसमें पुट करो, y का वैल्यू इसमें पुट करो, z का वैल्यू इसमें पुट करो, देखो ये सब बराबर है, ये बराबर ये आएगा, ये बराबर ये आएगा, और ये बराबर ये आएगा, जेड जेड बराबर जेड आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो खुद से। तो इस तरीके से अपन मतलब इक्वल वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यू फाइंड करना हो तो ये हमने देखा था। फिर एडिशन ऑफ वेक्टर ट्रायंगल लॉ देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ट्रायंगल लॉ के अंदर हमने कोई वेक्टर हमारा था, दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इसमें एक ट्रायंगल बनाते थे हम लोग, सॉरी ये तो पैरेललोग्राम लॉ हो जाएगा, इसको अगर ऐसे करोगे तो ये जो है अपना रिजल्टेंट होता है a प्लस बी हो गया था, a प्लस बी हो गया था, लेकिन ट्रायंगल लॉ के अंदर क्या था, ये वेक्टर a था एंड ये दूसरा वेक्टर b था, लेट सपोज ये a है एंड ये b है, तो ये जो है ट्रायंगल, और ये देता है अपने को a प्लस बी, सिंपल सा, ठीक है। तो इसका हेड, एक का हेड एक का टेल मैच करना चाहिए और ये ऐसे मैच करना चाहिए, ये आप हमने देखा था इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में इस चीज को, ठीक है। और फिर मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है अगर a प्लस बी का, तो भी देखा था, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, दैट इज रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो हम लोग ने जो एक फाइंड किया, जैसे वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये कोई वेक्टर है, अब इसका सिंपल सा मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाता है सिंपल सा 9 प्लस 16 दैट इज 25। तो ये बाहर जो 5 आया, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड 5 आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस बी, कोई वेक्टर ऐसे है और इसका वेक्टर b, ये b है ये a है, इसके बीच में कोई एंगल थीटा है, तो इन दोनों के एडिशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड करें, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, ये कोई एक वेक्टर हुआ, मान लीजिए वेक्टर कुछ होगा, ये वेक्टर कोई एक दूसरा वेक्टर है, तो उसका एंगल जैसे उसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, इसी ये दोनों सेम ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला फैक्टर नहीं आ रहा ना, इस केस में ये वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। अब देखो x और z क्या होता है, 90 डिग्री होता है, i सॉरी इधर कुछ भी लेता हूँ, मतलब i और इधर j, तो ये देखो i और j के बीच में एंगल कितना होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो जब यहाँ पे रखोगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री cos के जगह पे, तो क्या cos 90 कितना होता है, 0, ये तो इसलिए यहाँ पे जो है इस केस में ये नहीं आता, बाकी वही हो रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये भी तो दो वेक्टर का सम ही तो है, ये 3i एक अलग वेक्टर है और 4i एक अलग वेक्टर है, लेकिन अपन इसको कंबाइन करके एक बोलते हैं कि इस तरीके से एक वेक्टर है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर होता है, सॉरी ये वाला जो फैक्टर है 2ab
cos थीटा वो नहीं आता है। ठीक है, मैं इसको काफी टाइम से आपको समझाना चाह रहा था, लेकिन ये पॉइंट मेरे को मिला कि हाँ ठीक है, यहाँ पे आप समझा सकते हैं इसको। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद कर लो कि दो वेक्टर दिया है, उसका अगर सम निकाल रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, एंड उसका अगर अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए, जोड़ने के बाद जो मैग्नीट्यूड जो वेक्टर आता है उसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो अपन इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एंड उन दोनों के बीच में अगर एंगल फाइंड करना हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में तो एंगल दे ही रखा है, ये थीटा, ये वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए है, तो इसके बीच में एंगल थीटा है। लेकिन यहाँ पे इस रिजल्टेंट ए प्लस बी, ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ए प्लस बी एंड एक वेक्टर ए के बीच में, इसके बीच में अगर एंगल फाइंड करना हो दैट इज अल्फा, तो इसको जो इस फॉर्मूले से अपन फाइंड कर सकते हैं, बी कॉस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था, मतलब मैं जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूँ। फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन जस्ट सिंपल है, एडिशन की तरह ही है। जैसे एडिशन मान ली, मतलब अगर एडिशन की बात करें हम लोग तो वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, तो ये जो है आपका ए प्लस बी आ जाता था। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन की बात करें तो सब्सट्रैक्शन में ए प्लस ए माइनस बी होगा या फिर बी माइनस ए होगा। ठीक है, तो अगर आप अपन बात करें ए माइनस बी की, सब्सट्रैक्शन के अंदर ए माइनस बी की, तो ये आपका वेक्टर ए है। एंड अब देखो ए माइनस बी कर रहा है, तो हमने निगेटिव वेक्टर में देखा था कि वेक्टर बी है, और इसका जस्ट अगर निगेटिव लेना है तो क्या करो, डायरेक्शन चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड हो ही रहेगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, तो अब इस बी को क्या करो, जस्ट डायरेक्शन चेंज करो, मतलब ये इधर जा रहा तो उसको जो है इधर कर दो, तो ये क्या हो गया माइनस बी हो गया। अब बाकी तो कॉन्सेप्ट वही जो पैरेललोग्राम लगा रहे थे, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, ये ए है अपना, ये वाला ए है, ये नहीं है। ठीक है, ये ए एंड प्लस बी हो जाएगा, लेकिन बी के जगह पे यहाँ पे क्या है, इस केस में माइनस है, क्योंकि हमने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया पहले से, जस्ट उल्टा कर दिया। ये सिंपल से क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। देखो ए माइनस बी इधर है लेकिन ए प्लस बी की तरह है, तो जस्ट अपोजिट हो जाता है इस तरीके से। मतलब ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा और भी क्लियर होगा। ठीक है, और हमने हाँ यहाँ तक देखा था। आज का जो लेक्चर है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर है, एंड ये काफी इंटरेस्टिंग होता है एंड काफी बच्चों को समझ में भी नहीं आता। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो आपको शायद हो सकता है कि ऊपर से उड़ जाए, एंड पूरे वेक्टर ऊपर से उड़ सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो एंड बार बार उस पर मतलब क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो सही से, उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, स्टडी पर, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, ये वेक्टर क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्सट्रैक्शन क्या, ट्रायंगल लॉ क्या है, मतलब पैरेललोग्राम लॉ क्या हो रहा है इसमें, यूनिट वेक्टर क्या हो रहा है, इसको मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर रहे हैं, एंगल कैसे फाइंड कर रहे हैं, यू कांट गेट एनीथिंग अगर आप सही से मतलब सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो तो। ठीक है, मैं सीरियसली बोलूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मैं मतलब एक्चुअली मेंटर्स में था। ठीक है, मैं बताता हूँ अपना कहानी। मैं मेंटर्स में था तो यार मतलब 10th में इधर पढ़ रहा था, तो मतलब गांव साइड तो सही था, मतलब अच्छा था, एक टॉपर टाइप टाइप था, मतलब थोड़ा सा अच्छा रहता था पोजीशन, लास्ट तक अच्छा हो गया था 10th में। लेकिन जैसे ही पटना गया तो क्या हिंदी से इंग्लिश गया, अब क्या पता ही नहीं चला कि मतलब यार हो क्या रहा है जिंदगी में, मतलब चल क्या रहा है पता ही नहीं चलता था, कुछ समझ भी नहीं आता, मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत मैथ्स को छोड़ के, क्योंकि मैथ्स में हाँ टर्म आता था बस ऐसे करके, और वहां पे क्या मतलब इंटरवल चल रहा है, लेस देन मोर देन, मतलब यार पूरा जो है कचरा कर दिया बेसिक मैथमेटिक्स में, पता ही नहीं चला। वेट कर रहे हैं, भैया बोल रहे हैं यार हो जाएगा 5-6 महीने ऐसे ही होता है इनिशियली, मतलब कि हो ही नहीं रहा है। पूरा एक साल ऐसे निकल गया, वेक्टर पता नहीं चला, फिजिक्स पूरा निकल गया, 11th का पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। फिर तो मैंने सोचा यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, फिर जाके जब 12th का एक साल बचा उसमें मैंने पूरा जो है रॉन दिया 11th और 12th के सिलेबस को, इस तरीके से मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं फिर से टारगेट किया और काफी अच्छे नंबर से मतलब पास हुआ। ठीक है, तो मतलब एक साल में किया, फिर आगे जाकर की तैयारी किया, फिर जाकर जेईई में और थोड़ा बहुत कुछ हो पाया। ठीक है, तो मतलब आप सीरियसली पढ़ो, आपके पास वीडियो अवेलेबल है, बार बार देखो एंड मतलब उसको देखो। ठीक है, और नोट करो जो भी पढ़ रहे हो, ऐसे फालतू में मत पढ़ा करो, ऐसे टाइम वेस्ट हुआ। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, तो क्या है वो मतलब एक स्टडी है कि मतलब 12-13 घंटे बाद वो क्या 50% रह जाता है। तो इसलिए कुछ भी सुनोगे, कितना चीज़ सुनते हो आप, देखते हो दिन भर में, इतना गाना, इतना मूवी, इतना मतलब शॉर्ट वीडियोस, इतना टिकटॉक, मतलब हर कुछ ही सुनते रहते हो, तो क्या वो याद रहता है क्या आपको कि अभी ये सुना था, नहीं, तो ये भी वैसे ही होगा। इसलिए इसको याद रखना है एग्जाम टाइम तक,
तो थोड़ा सीरियसली पढ़ो एंड थोड़ा सा सही से देखो, तभी जाके कुछ पता चल पाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आपको थोड़ा दुखी भी लगेगा, हो गया आपकी, यार ऐसे कैसे बोल रहे हो कि नहीं आया, लेकिन ये सच्चाई है कि ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए सीरियसली पढ़ो, वो आएगा। अगर आप पढ़ते हो तो मैं सच बोल रहा हूँ कि आ जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। 2-3 बार देखो वीडियो, हमारे टाइम तो वीडियो नहीं था, कुछ नेट में कुछ था ही नहीं कि मतलब कुछ कर पाता। अभी आपके पास सब चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट भाई, सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हो आप लोग, ठीक है, लाइक वाइक कर दिया करो, मतलब अगर इच्छा करता है तो। बाकी तो आप लोग के ऊपर ही है, ठीक है। फिर अपन स्टार्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, काफी ज्यादा बात हो गया। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में क्या है, हमने पहले लेक्चर में बात किया था कि वेक्टर क्या है, एक मतलब स्पेशल टाइप का ये जो है लॉ को फॉलो करता है, अपने रूल्स को फॉलो करता है। ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा जैसे 2+3 5 इस तरीके के एडिशन को फॉलो नहीं करता, जैसे कि हमने देखा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। या फिर अगर बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो जैसे अभी पढ़ेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में भी सिंपल सा नहीं होता, जैसे 2 × 5 करना है तो 10 होता है। तो लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कर दो तो आपको कुछ मिल जाएगा रिजल्ट, ऐसा नहीं होता। ये इसका जो है अपना रूल होता है, ये अपने मतलब पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके फिर चलता है, और इसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। इसके अंदर अपन वेक्टर अलजेब्रा ही पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा, वेक्टर सब्सट्रैक्शन पढ़ा, अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अपन वेक्टर को। 2 वेक्टर दिया है, 3 वेक्टर दिया है, 4 वेक्टर दिया है, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा ऐसा तो नहीं कर देंगे जैसे 2 × 5 कर रहे तो वैसा तो नहीं कर सकते। तो उसका अपना एक सर्टेन रूल है, उसको जो है फॉलो करते हुए अपन वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको देखेंगे अभी। और फर्स्टली जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, 2 तरीके का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक को तो बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, एंड दूसरे को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट। इसका एक और पॉपुलर नाम है, ये मैंने दूसरा नाम लिख दिया, ठीक है। मतलब ये भी बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, एंड इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पहले आप याद रखना, डॉट प्रोडक्ट ही बोलते हैं इसको एक्चुअली, डॉट प्रोडक्ट। एंड डॉट प्रोडक्ट को कभी कभी अपन स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, मतलब ये दोनों नाम चलता है, ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए। डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बोले या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोले, बात एक ही है। अब इसको क्यों बोलते हो देखते हैं अभी। एंड दूसरा जो है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, इन दोनों को याद रखना, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट बोले या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोले एक ही बात है, और डॉट प्रोडक्ट बोले या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोले एक ही बात है। अब इसमें डॉट क्यों बोलते हैं और स्केलर क्यों बोलते हैं इसको देखते हैं। जैसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डॉट लगाते हैं, तो इसलिए इसको डॉट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसका रिजल्ट क्या आता है वो अपन देखेंगे अभी, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। तो ए डॉट बी, इसलिए इसको डॉट बोलते हैं। एंड जब मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे एंड जो रिजल्ट आएगा वो जो है स्केलर आता है। जब ऐसे मल्टीप्लाई डॉट करके जब मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो कोई स्केलर क्वांटिटी 2 3 4 5 मतलब कुछ भी ऐसे कांस्टेंट आएगा, तो इसलिए इसको अपन जो है स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एंड इस डॉट के कारण इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, मतलब एक ही बात है। तो ये पहला तरीका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको कि डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। सो दिस फर्स्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। 2 वेक्टर दिया होगा एंड पूछ देगा कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, अगर इसके बीच में एंगल इतना है तो। अभी देखते हैं, देखेंगे एग्जांपल तो पता चल जाएगा। दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, दूसरा तरीका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर करने का। सो वो ये है क्रॉस प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ऐसे करते हैं। तो ये इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन मत पढ़ लेना इसको, और इसको इसको भी मल्टीप्लिकेशन मत पढ़ लेना कि ए मल्टीप्लाई बी, और यहाँ पे भी ए मल्टीप्लाई बी। इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। यहाँ पे ये नहीं होता, बीच में सुनना नहीं होता, जस्ट क्रॉस ही होता है सिर्फ। अरे यार सारा ही उड़ गया, ठीक है। मतलब क्रॉस, पहला तो अपना क्रॉस प्रोडक्ट था, एंड ये आपका डॉट, उल्टा लिख दिया मैंने, कोई नहीं वेट,
पहला था अपना डॉट प्रोडक्ट, दूसरा था क्रॉस प्रोडक्ट, और इस डॉट प्रोडक्ट को अपन स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो दो वेक्टर है तो इसको इस तरीके से लिखते हैं ए डॉट बी, सिंपल सा, एंड इसको अपन वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, सॉरी। और ये कोई वेक्टर अपने पास अगर वेक्टर है एंड वेक्टर भी है तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट लिखने के लिए ए क्रॉस बी, तो इसको पढ़ते हैं, ये क्या है, क्रॉस है, इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी ऐसे, एंड इसको पढ़ते हैं ए डॉट बी, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, ए डॉट बी, एंड इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस वेक्टर, ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ऐसा क्यों पढ़ते हैं, अलग अलग क्यों पढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि इसको जब करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आता है, स्केलर आता है, एंड जब स्केलर जब जो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ये वाला सेकेंड नंबर जो ए क्रॉस बी करोगे, तो इसका जो रिजल्ट आता है, मतलब ए क्रॉस बी करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है, जैसे कोई वेक्टर दिया है आपके पास ए क्रॉस बी, ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सॉरी, तो उसका जब आप क्रॉस करोगे तो उसका जो रिजल्ट आता है वेक्टर प्रोडक्ट होता है, सॉरी वेक्टर होता है वो, तो इसलिए इसको जो है अपन वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो रिजल्ट जो आता है वो वेक्टर होता है, इसलिए अपन वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट बोलने का तो सिंपल सा, यहाँ पे क्रॉस होता है ए क्रॉस बी, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो काफी बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहा हूँ इस पर कि क्रॉस और डॉट में क्या डिफरेंस है। तो डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, आप याद रखना, मैं लिख देता हूँ, वेट करो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एंड जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है होता है उसमें जो है रिजल्ट जो आता है, ये इसका मान लीजिए रिजल्ट जो आएगा वो आएगा स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, जैसे 2 4 5 कोई भी कांस्टेंट इस तरीके से, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, एंड ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो वेक्टर मतलब वेक्टर कुछ ऐसा होगा 2 + 3, मतलब कुछ भी, कोई जरूरी नहीं 2 लिखो, मतलब आई जे कैप उसमें रहेगा, ठीक है, कोई वेक्टर होगा। यार स्पेलिंग वगैरह देख लेना, ठीक है, मेरे को थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बट ठीक है मैं ट्राई करता हूँ कि सही हो। हाँ, तो ये जो है रिजल्ट इसका जो आएगा वेक्टर क्वांटिटी आएगा, इसलिए अपन इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये हमने देखा कि क्रॉस क्या है और वेक्टर क्या है। अब इसका जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन है, मेन पार्ट जो है अब स्टार्ट होगा, ये जस्ट अपन टेलर देख रहे थे, ठीक है। तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, पहला अपन पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, या फिर स्केलर भी बोलते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो लेट सपोज अपने पास वेक्टर ए है, यार ये टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है, लेट सपोज अपने पास वेक्टर कोई ए है, ये मान ली वेक्टर ए है, फिर भी टेढ़ा हो गया, एंड कोई वेक्टर बी है जो कि इसके साथ एंगल मान लीजिए थीटा बना है, ठीक है, वेक्टर बी है जो कि ए के साथ, मतलब ए और बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो अपने को फाइंड करना है ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड सिंपल सा 2 4 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वही 2 4 5, एंड कॉस थीटा का वैल्यू जो भी थीटा होगा तो वो कांस्टेंट ही होगा। तो मतलब देखो अब ये सारा जो है ये क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू, मतलब एक जो है स्केलर, मतलब जो वैल्यू होगा ये, तो इसलिए अपन इसको जो है स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ये क्या होगा, स्केलर, इसलिए अपन इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। या मैंने समझा दिया बहुत, मतलब इसका फॉर्मूला है ये, इसको याद रखना, ए डॉट बी इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो चलो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे से आ जाए समझ। कोई वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए इजकल टू दे रखा है
क्या दूँ मैं ताकि आसान हो, कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। आसान तो क्या, 2i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 1k कैप एंड वेक्टर b है 2j कैप एंड प्लस 3k कैप एंड इसके बीच में जो एंगल है, यार काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये मेरे को लग रहा है, वेट सोच के देना पड़ेगा, चलो 1 मिनट में सोच लेता हूँ। वो ऐसा दो ना ताकि कट जाए वो, ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब वो थोड़ा सा कंपनसेट हो जाए, पता चले आप करते हो करते रहो। ठीक है, मतलब अपन ले सकते हैं पहला तो 3i कैप, ये तो बहुत फेवरेट है, एंड प्लस 4j कैप, ठीक है, एंड प्लस 0k कैप, ठीक है। एंड दूसरा ले लेते हैं अपन, कुछ भी ले लो, 5 या 5 5 5 एंड 7, क्या ले सकते हैं जो कि कट जाए पूरी तरीके से, कुछ भी ले लो ना, 4i कैप ले लो, चलो एक्सचेंज ही कर दो, 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, एंड ठीक है ऐसा है। एंड इसके बीच में जो एंगल है, एंगल बिटवीन सॉरी ए एंड बी, ये मान ली जाए आपको दे रखा है थीटा इज इक्वल टू लेट सपोज क्या 60 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट इज थीटा एंड दिस इज 60 डिग्री, देन फाइंड ए डॉट बी, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ एंड आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ, सो 1 2 करोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। तो पहले तो फॉर्मूला देखो, ठीक है, फार्मूला का चार्ट होना चाहिए आपके पास, बहुत सारे फार्मूला पढ़ेंगे, अब ऐसा नहीं कि मतलब रटना नहीं है फार्मूला, रटोगे तो फिर भूल जाओगे, बार बार देख करके करो, ठीक है। क्वेश्चन करने बैठो तो उसको एक सीट में लिख लो, एक पेपर में लिख लो सारे फॉर्मूले को, उसको देखते रहो, उसी को देख के करो क्वेश्चन, वो खुद ही याद हो जाएगा, क्योंकि वो काफी टाइम तक याद रखना है आपको। तो अपने को ए डॉट बी करना है, तो उसका फॉर्मूला पहले लिख लो, ए डॉट बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। अब देखो अपने को पहला क्या रिक्वायरमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा चाहिए, तीन तीन चीजें की रिक्वायरमेंट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपने को फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा है कि कोई वेक्टर हो इस तरीके से दे रखा है, अगर कोई वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, दिस होल स्क्वायर प्लस दिस होल स्क्वायर प्लस दिस होल स्क्वायर, सो 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या का हो जाएगा ये 9 प्लस 16 प्लस 0 दैट इज √25 एंड ये जो है 5 आ जाएगा सिंपल सा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया आपको 5, ठीक है, पहला आ गया, एक हमने फाइंड कर लिया, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यार तभी जाके कुछ होगा। फिर अपने को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेक्टर बी भी तो दे रखा है, तो उसी तरीके से फाइंड कर लो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, √4 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह पे 4 है एंड वाई की जगह पे क्या 3 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ जाएगा, वही आएगा 25 ही आएगा, सो 16 प्लस 9 दैट इज √25 एंड दैट इज 5, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया 5। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ गया, दोनों से 5 5 आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड फिर अपने को cos थीटा भी चाहिए, सो रख दो यहाँ पे, ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 2 3 बार लिखोगे फॉर्मूला खुद ही याद हो जाएगा, रटना मत, cos थीटा, तो ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमने फाइंड किया 5 इंटू, ये तो यहाँ पे इंटू ही है, एंड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमने फाइंड किया 5 इंटू cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री, तो cos 60 पुट कर दो, तो 5 इंटू 5 इंटू cos 60 क्या होता है 1/2, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा
25 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, मतलब 12.5 आ जाएगा, मतलब ए डॉट बी क्या आ गया 12.5 आ गया। अब देखो ये 12.5 क्या है, कांस्टेंट ही तो है, एक स्केलर ही तो है, इसके पास डायरेक्शन होगा, कहीं दिख रहा है क्या, कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे कहीं भी नहीं, मतलब ये सिंपल सा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब स्केलर, तो इसलिए इसको अपन जो है स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से अपन जो है ए डॉट बी फाइंड कर सकते हैं अगर अपने को वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पता है एंड उसके बीच में एंगल पता हो तो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग देखेंगे और एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, पहले प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छा सा क्वेश्चन, एंड देन फिर अपन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी मतलब बच्चे जो कंफ्यूज भी होता है इसमें, तो मैं इसको थोड़ा सा टाइम लेने वाला हूँ इसमें, मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मतलब बस ऐसे पढ़ा के चलूंगा, मैं थोड़ा मतलब टाइम लगता है लेकिन मैं सही से पढ़ूंगा, ठीक है। पढ़ाता हूँ तो इतना पढ़ाऊँ कि बच्चे को कहीं और भी जाना ना पड़े, ठीक है। तो मैं इस मेंटेलिटी के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताओ कि क्लासेस चल रही है, ठीक है, एंड उनको भी बोलो, और अगर कोई प्रश्न है कोई भी डाउट है तो कमेंट वगैरह करने के लिए, ठीक है, टाइम मिलता है तो मैं कर दिया करूँगा, ठीक है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय।